अब नर्वस सिस्टम में हमें जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट समझना है, हमारे शरीर के जो नर्वस सिस्टम है एक तरह से ये कम्युनिकेशन सिस्टम है शरीर का, और दूसरे शब्द में इसको एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के रूप में भी समझ सकते हैं। शरीर का एडमिनिस्ट्रेशन और शरीर के अंदर कम्युनिकेशन का जो कार्यभार है एक तरह से नर्वस सिस्टम वहन करता है, निभाता है। और नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जो सिस्टम काम करते हैं ये नर्व सेल से बने हुए हैं। ये नॉर्मली बाकी सेल से ज़्यादा शार्प और एक्टिव और एफिशिएंट होते हैं। और ये नर्व्स नॉर्मली बाकी सेल से ज़्यादा लाइफ वाले भी होते हैं। यही कारण है कि कई बार पुराने स्टडी में कहते थे कि नर्व सेल्स तो एक बार जो बन गए और ये सामान्य प्रोसेस में डेड और रिप्लेस होने का प्रोसेस भी नहीं चलता है, ऐसा अंडरस्टैंडिंग एक समय था। क्योंकि साइंटिफिक स्टडी में चीज़ों को हमेशा ओपन एंड रख कर के स्टडी करने का अप्रोच होता है। और जैसे एक समय ब्लड सर्कुलेशन का काम लीवर करता है करके भी पढ़ाया जाता था मेडिकल स्टडी में, और जब फिर बाद में पता लगा कि हार्ट पंपिंग करता है तो फिर बाद में मेडिकल स्टडी में इसको चेंज करके हार्ट पंपिंग करता है बोलने लगे। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत कॉमन होते हैं। अब मैं जो नर्वस सिस्टम के पॉइंट में आ जाऊं, नर्वस सिस्टम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। सबसे पहला पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वी कॉल इट CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। अब ब्रेन भी अपने आप में बहुत बड़ा सिस्टम है। ब्रेन के अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स है। उसके मेजर ऑर्गन्स जो हम लोग योग प्रैक्टिस करते समय ज़्यादा डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं और उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और इफ़ेक्टिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको हम ज़्यादा फोकस करेंगे। उसमें से एक तो है पिट्यूटरी एंड पेनियल ग्लैंड, और दूसरा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द ब्रेन, जो पूरे सेंसरी सिस्टम के थ्रू इंफॉर्मेशन को गैदर करके प्रोसेस करता है और एक समझ बनाता है। उस समझ के आधार पर पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्शन पास करता है। तो इस तरह से ब्रेन को भी इंफॉर्मेशन देने वाला ब्रेन का भी ब्रेन है हाइपोथैलेमस। और इसके साथ साथ सेरेब्रम कहते हैं जो मेन ब्रेन है। इसमें 2 पार्ट है, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन बोल करके हम इसको समझते हैं। ये पूरा राइट से लेकर के लेफ्ट तक फैला हुआ सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है ब्रेन का। और इसके अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शंस करते हैं। स्टडीज कहते हैं कि आर राइट ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंट्यूटिव, इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव मेंटल एक्टिविटीज, and our left brain is responsible for logical and reasoning और mathematical activities। राइट ब्रेन किसके लिए? इंट्यूटिव, इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव, और लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए मुख्य रूप से काम करता है। और इसके अलावा बॉडी का कंट्रोल भी राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर किसी को राइट बॉडी में पैरालिटिक अटैक हो गया, राइट बॉडी नहीं चल रहा है, तो उसका मतलब ब्रेन में जब देखते हैं तो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में प्रॉब्लम पाया जाता है। इसी तरह से अगर ब्रेन में लेफ्ट साइड में कोई इश्यू होता है तो उसका राइट बॉडी में प्रॉब्लम आता है। क्योंकि नर्व्स एक्सचेंज होते हैं, क्रॉस होकर के राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट साइड में जाता है, एंड दैट विल एक्चुअली कंट्रोल, क्रिस क्रॉस होते हैं। ओके। और अब नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड है,
ये स्पाइनल कॉर्ड लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर के करीब लंबा होता है। इसके अंदर 3 मेजर नर्व्स होते हैं, जिसको मोटर नर्व, सेंसरी नर्व एंड मिक्स नर्व कहा जाता है। और जो मोटर नर्व है, ये इंफॉर्मेशन को ब्रेन से बॉडी में ले जाने का काम करेगा। और जो सेंसरी नर्व्स है, ये बॉडी के इंफॉर्मेशन को ब्रेन में भेजने का काम करते हैं। और जो मिक्स नर्व है, यह दोनों काम करने के लिए कैपेबल होते हैं। तो स्पाइन के अंदर ये तीनों तरह के नर्व्स हैं। हम लोग यौगिक स्टडी में कहते हैं ईडा, पिंगला एंड सुषुम्ना, लेकिन यहाँ मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स और मिक्स नर्व के रूप में इसको स्टडी किया जाता है। और अगर ब्रेन के साथ इंफॉर्मेशन बॉडी का एक्सचेंज होता है तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही होता है। और दूसरा सिस्टम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मुख्य रूप से 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स, जो खास करके सेंसरी और एक्शन टेकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार होते हैं या रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और दूसरे 31 पेयर्स ऑफ पेरिफेरल नर्व्स, जो स्पाइन के थ्रू निकलते हैं, जिसको हम लोग स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स एंड 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ये मिला करके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर बनता है। और ये पेरिफेरल नर्व्स जो होते हैं, ये खास करके स्पाइनल नर्व्स जो मैं कह रहा हूँ, ये शरीर के सारे इंटरनल ऑर्गन्स के जो एक्टिविटीज़ होते हैं उनको रेगुलेट कर रहे होते हैं, उनके फंक्शंस को इंश्योर कर रहे होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ब्रेन को भेज रहे होते हैं, ब्रेन के इंफॉर्मेशन जो इंस्ट्रक्शन को पास कर रहे होते हैं। ये सारे 31 पेयर्स नर्व्स करते हैं। और ये नर्व्स कई जगह ग्रुप बना करके काम करते हैं। इसको प्लेक्सस या गैंग्लियन भी कहते हैं। तो इस तरह से नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट आपको समझ में आया। और तीसरा पार्ट है जिसको कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में ANS कहते हैं। पेरिफेरल को PNS, अब इसका मतलब CNS, PNS, ANS, 3 तरह के जो सिस्टम शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम के अंतर्गत काम करते हैं। अब ANS अर्थात ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये 2 मैकेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं और काम करते हैं। और ये जो ANS है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, दूसरे सेंस में अगर इसको कहा जाए तो ये स्ट्रेस मैकेनिज्म को रेगुलेट करने वाला नर्वस सिस्टम है। और स्ट्रेस मैकेनिज्म को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब हम किसी सिचुएशन, स्पेसिफिक सिचुएशन को थ्रेटफुल अनुभव करते हैं, रिस्की सिचुएशन अनुभव करते हैं, तो ऐसे अनुभव के समय में हमारे जो सेंसरी सिस्टम है, यह इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर ये सारे इंफॉर्मेशन को ये हाइपोथैलेमस को भेजते हैं। हाइपोथैलेमस पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके डिसाइड करता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसके हिसाब से वर्तमान सिचुएशन का जो कंडीशन है वह कितना फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, रिस्की है और ब्लिसफुल है, कैसा है। तो उसको कॉग्निशन बनाता है, समझ बनाता है। अगर हाइपोथैलेमस ने समझ बनाया कि सिचुएशन ये बहुत
डरावनी है, रिस्की है, हार्मफुल हो सकता है, ऐसा अगर उसने समझ बनाया इन्फॉर्मेशन के आधार पर सिचुएशन के बारे में, तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को जैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, लाइफ सेविंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगा। उसमें सबसे पहले एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको कहते हैं ACTH, एड्रीनोक्रोटिकोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ACTH बोलेंगे। ACTH का प्रोडक्शन करेगा। जैसे ACTH रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, क्योंकि पिट्यूटरी तो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, इनका अपना पाइप नहीं होता इन्फॉर्मेशन को, जो भी सिक्रेशंस को ले जाने के लिए, वो डायरेक्ट ब्लड में मिक्स कर देते हैं। और जैसे ब्लड में मिक्स होता है, ये सामान्य जैसे ब्लड के साथ कम्युनिकेट होता नहीं है। एटॉमिक एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ाई करे होंगे। ये कैसे काम करता है, एक थोड़ा सा जो सेल्स का जो रिएक्शन होता है वह मैनीफोल्ड रिएक्शन करता है, और फिर जो दूसरे जो रिएक्शन के साथ नए जो एटॉमिक जो रिएक्शन होता है उससे फिर उतनी ही ज़्यादा रिएक्शन होता है। इस तरीके से रिएक्शन इतनी फास्ट चलता है कि जब लोग सामान्य ढंग से इसको कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये जो हार्मोन्स जो होते हैं ऐसे ही एटॉमिक रिएक्शन कैपेसिटी वाले होते हैं, और ये इतनी फास्ट रिएक्शन करते हैं कि सामान्य प्रोसेस से ये संभव भी नहीं होता। द मोमेंट दैट हार्मोन इज रिलीज्ड, इमीडिएटली इफेक्ट विल रीच टू अ ग्लैंड कॉल्ड एड्रिनल। अब ये लोकेशन कहाँ है एड्रिनल का, किडनी के ऊपर। ब्रेन में रिलीज हुआ, किडनी के ऊपर वाले जो ग्लैंड है एड्रिनल, वहाँ इन्फॉर्मेशन पहुँचता है, और वह क्या करेगा, तुरंत एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको कोर्टिसोल कहते हैं, एड्रिनलिन भी कहते हैं। तो एड्रिनलिन का सिक्रेशन हो जाता है, एक तरह से स्ट्रेस हार्मोन है। जैसे एड्रिनलिन का रिलीज होता है ब्लड में, तुरंत सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, हमारे लाइफ सेविंग मैकेनिज्म में, अब लाइफ सेविंग सिचुएशन आ जाए तो क्या करना होता है, हमें सिचुएशन को और अच्छी तरह से सीरियसली समझना होगा, है ना। तो अपने सेंसरी सिस्टम को अलर्ट रखना होगा, जागृत रखना होगा, और जागृत रखने के लिए सेल्स पर एनर्जी का सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। तो सेल्स पर एनर्जी का सप्लाई बढ़ाने के लिए कहाँ से एनर्जी आएगा, ब्लड के थ्रू आएगा। तो ये जो सेंसरी सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर एनर्जी सप्लाई करने के लिए ब्लड का फ्लो सेंसरी सिस्टम में बढ़ेगा, और सेंसरी सिस्टम में बढ़ा, इससे अवेयरनेस बढ़ गया। लेकिन बचने के लिए तो एक्शन लेना पड़ता है। तो एक्शन टेकिंग सिस्टम जिसको कर्म इंद्रिय कहते हैं, आई होप सेंसरी सिस्टम सबको पता है ना, ये बहुत कॉमनली सबको पता होता है। लेकिन कर्म इंद्रिय कई बार लोगों को पता नहीं होता। कर्म इंद्रिय होते हैं हाथ, और ऐसे सेंसरी भी बता ही दूँ, आँख, नाक, कान, 3 हो गए, स्किन एंड टेस्ट जो होता है जीभ से। तो ये 5 सेंसरी सिस्टम है। और जो कर्म इंद्रिय है, हाथ, पैर, मुख, 3 हो गए, और एनस एंड जेनाइटल। तो ऐसे 5 कर्म इंद्रिय है। तो ये ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय को ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा, अर्थात जितना ज़रूरत पड़े उतना सप्लाई होता है। अब वहाँ सप्लाई बढ़ाने के लिए ब्लड पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड से ही सप्लाई होता है, ब्लड ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो ब्लड पहुँचाने के लिए हार्ट को ज़्यादा पंपिंग करना पड़ता है। तो हार्ट पंपिंग तेज़ी से करने लगेगा। जब ऐसा होता है तो हार्ट बीट भी इंक्रीज होगा, कई बार ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ये तो हो गया। और कई बार इससे ही इनफ नहीं होता, इसमें जो ब्लड जा रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन भी तो चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो नहीं पाता है। तो न्यूट्रिशन से एनर्जी प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए ब्लड में ऑक्सीजन ज़रूरी है। ऑक्सीजन कहाँ से जाता है, रेस्पिरेशन के थ्रू।
तो इस समय हार्ट तेज़ी से तो चलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ लंग्स भी तेज़ी से काम करने लगेंगे, जिससे ऑक्सीजन का मात्रा भी सप्लाई होगा। अब ये जो इनफ ब्लड सर्कुलेशन इंश्योर करने के लिए कि सेंसरी और एक्शन टेकिंग सिस्टम में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंच जाए, ये चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ बॉडी का जो एनर्जी कंजप्शन हो रखा है सामान्य बॉडी को चलाने के लिए, खास करके डाइजेशन में, एब्जर्शन में, एसिमिलेशन में, और जो वेस्टेज है उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए एक्सक्रेशनरी फंक्शन में, निष्कासन प्रणाली, इन सभी जगह में काम करने के लिए एनर्जी कंज्यूम हो रहा होता है, क्योंकि कुछ भी काम बिना एनर्जी का तो होता नहीं है। तो इन एरिया में जो एनर्जी कंजप्शन हो रखा था डाइजेशन, एब्जर्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रेशनरी फंक्शन में, उसको बॉडी स्लो डाउन करेगी, स्टॉप करेगी, और जो बचा हुआ एनर्जी है वह उनको इन सेंसरी और एक्शन टेकिंग सिस्टम में बॉडी सप्लाई करती है। यही कारण है कि अगर हमें ज़्यादा फेयरफुल सिचुएशन में रहना पड़े या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहना पड़े तो हमारा जो डाइजेशन है वो पुअर हो जाता है, पेट साफ होना बंद हो जाता है। जब ऐसा होता है तो फिर शरीर के अंदर गंदगी इकट्ठा हो जाएगा, गंदगी इकट्ठा हो गया तो सड़ने लगेगा, सड़न हुआ तो गैस बनेगा, और उन चीज़ों को गलाने के लिए एसिड भी थोड़ा ज़्यादा बनता है। तो इससे फिर पूरे शरीर का इंटरनल और ये सारी चीज़ें, गंदगी का प्रभाव जो होता है उसको गला तो दिया एक्स्ट्रा एसिड बना करके, और ये सारा गला करके उस प्रोसेस में गैस भी बना है और एसिड भी बना हुआ है। अब ये सारे चीज़ें ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिर अब ब्लड का थिकनेस इंक्रीज होता है, ब्लड का कंपोजिशन चेंज हो जाता है, ब्लड का कंपोजिशन ख़राब होता है, ब्लड केमिस्ट्री ख़राब होता है, तो फिर अब ब्लॉकेज होने का संभावना बढ़ जाता है। अब ब्लॉकेज खास करके, बाकी जगह तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हार्ट में और ब्रेन में अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर रिस्की है। ये प्रॉब्लम इंटरकनेक्टेड होकर के नर्वस सिस्टम से लेकर के ब्रेन तक पहुंचता है, क्योंकि जब तक हम फियर परसीव कर रहे होते हैं नर्वस सिस्टम को रेस्ट नहीं मिलता। नर्वस सिस्टम हैज़ टू कंटिन्यूसली वर्क ऑन इट, है ना। अब इस तरह से हार्ट, लंग्स ओवर एक्टिव हो गए, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पैसिव हो गए। ऐसा रिएक्शन होता है जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। और यह नॉर्मल तब होता है जब हम फील करते हैं कि हम प्रॉब्लम से बच गए। द मोमेंट वी रियलाइज कि थैंक गॉड, जब प्रॉब्लम था अब वो ख़त्म हो गया, अब सिचुएशन नॉर्मल हो गया, अब बच गए, जब ऐसा अनुभव होता है तब जा कर के फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। जैसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तब फिर हमारे शरीर के अंदर पाचन का काम प्रॉपर होने लगता है, निष्कासन का काम प्रॉपर होने लगता है, और हार्ट और लंग्स के ऊपर का प्रेशर छट जाता है, नॉर्मल हो जाता है, एंड बॉडी विल बी एबल टू फंक्शन एट इट्स नेचुरल बेस्ट। इसीलिए रिलैक्सेशन स्टेट में हमें रहने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो रिलैक्सेशन स्टेट कैसे रियलाइज होता है? जब हम फील करते हैं कि जो भी, जहाँ भी बैठे हैं हम अच्छा फील कर रहे हैं, जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। ऐसे अपने आसपास की चीज़ों को जब हम अच्छा देखना शुरू करते हैं तो फिर उस समय हमारे मन में डर भाग जाता है। जब मन में डर भागता है तो फिर हमारे अंदर जो परसेप्शन बनता है, समझ बनता है, वह भी आनंद वाला बनता है। द मोमेंट वी रियलाइज sort of peace, comfort and joy inside, immediately फिर पिट्यूटरी का सिक्रेशन एड्रिनल को एक्टिवेट करने के लिए आता है, और एड्रिनल फिर उस समय नॉरएड्रिनलिन का रिलीज करता है। जैसे वो रिलीज हो जाए पैरासिम्पैथेटिक पूरी तरह से एक्टिवेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट जैसे होगा पूरे शरीर के अंदर नॉर्मल से आ जाती है, डाइजेशन शुरू होता है, रेस्पिरेशन प्रॉपर हो जाता है, हार्ट के पंपिंग नॉर्मल हो जाता है, डिटॉक्स प्रोसेस शरीर रीस्टार्ट कर लेती है। तो ऐसे शरीर फिर नॉर्मल हेल्थ की ओर चली जाती है। तो ये नर्वस सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। अब ये नर्व्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं?
उनके पास एक्चुअली ये जो कम्युनिकेशन के लिए ना सेंसर सिस्टम लगे हुए हैं। दे विल एक्चुअली थ्रू इम्पल्सेस, और उसमें कहते हैं डेंड्राइट्स, दे आर की प्लेयर इन इट, and they will be they are capable enough to exchange information, send information from one cell to another। तो इस तरह का एक मैकेनिज्म होता है।